बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक नंबर 3 जो है उसको स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, वो टॉपिक नंबर 2 था। तो मैं आपको एक चीज़ फिर क्लियर कर देता हूँ कि मैंने यूट्यूब के अंदर प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं। जब आप प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की प्लेलिस्ट खोलेंगे तो उसके अंदर आपको सारा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे मिल जाएंगे। इसी तरह जब आप इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट खोलेंगे तो उसमें आपको इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स हैं वो मिल जाएंगे। और जब इसी तरह आप टॉपिक नंबर 3, ये इस टॉपिक का नाम है मैयर्स ऑफ लोकेशन और मैयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मैयर्स ऑफ एवरेज, जब इसकी प्लेलिस्ट खोलेंगे तो इससे रेलिवेंट जितने भी लेक्चर होंगे वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है ये है मैयर्स ऑफ लोकेशन। आपको याद होगा मैंने स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन करवाई थी। स्टैटिस्टिक्स इज़ अ साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन ऑफ डाटा। तो जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने डाटा कलेक्शन की टेक्निक्स पढ़ी थी। जो हमारे दूसरा टॉपिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का पढ़ा था उसमें हमने प्रेजेंटेशंस की टेक्निक पढ़ी थी। ये अब हम बेसिकली जो है ना एनालिसिस की टेक्निक्स पढ़ने जा रहे हैं कि डाटा को एनालाइज करने के लिए किन किन टूल्स को हम जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली एनालिसिस के लिए जो टूल्स हैं हम उनको पढ़ने जा रहे हैं। तो इस टॉपिक का नाम है मैयर्स ऑफ लोकेशन। लोकेशन कहते हैं मकाम, मैयर्स ऑफ लोकेशन मकाम की पमाइश। इस मकाम की पमाइश को समझने से पहले मैं आपको चंद एग्जांपल्स देता हूँ, फिर उसके लिए उन एग्जांपल्स की मदद से फिर मैं आपको बताऊँगा कि वहाँ लोकेशन से, इन एग्जांपल्स में लोकेशन से क्या मुराद है, और जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, इसमें लोकेशन से क्या मुराद है और लोकेशन होती क्या है। मसलन मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं अगर बोलूँ कायद आज़म का मज़ार तो फ़ौरन आपके जहन में क्या आएगा? कराची शहर। ठीक है, कायद आज़म का मज़ार कराची शहर में है। चलें, मैं अगर बोलता हूँ खाना काबा तो फ़ौरन हमारे जहन में क्या आता है? सऊदी अरेबिया। मीन के वो एक सिंगल जगह पूरे इलाके को क्या करती है? रिप्रेजेंट कर देती है। ठीक है, मैं अगर बोलता हूँ मीनार पाकिस्तान तो फ़ौरन लाहौर शहर जो है हमारे जहन में आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली वो सिंगल प्लेस जो पूरे इलाके को रिप्रेजेंट करती है उसको हम बोलते हैं लोकेशन। ठीक है, ये तो है जियोग्राफिकल सिचुएशन में लोकेशन। बेसिकली हम जियोग्राफी तो नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं? डाटा को डील कर रहे हैं। तो यहाँ बेसिकली हमने डाटे की लोकेशन मेजर करनी है। हमने डाटे की लोकेशन जो है ना उसको जो है जांचना है। तो डाटे की लोकेशन क्या है? एक ऐसी वैल्यू जो पूरे डाटे को रिप्रेजेंट करे, एक ऐसी वैल्यू जो पूरे डाटे को रिप्रेजेंट करे, दैट इज़ कॉल्ड एज लोकेशन। मसलन मैं इसकी मिसालें देता हूँ, मिसालों से आपको समझ आ जाएगी। जैसे हम कहते हैं जी, एक किसी स्टूडेंट से पूछते हैं कि जी बताओ, आप मोटरसाइकिल पे, मोटर बाइक पे अपने कॉलेज आते जाते हैं तो आप किस स्पीड पे जो है मोटर बाइक जो है वो ड्राइव करते हैं? वो कहता है जी मैं जो है 40 की स्पीड पे मोटर बाइक को ड्राइव करता हूँ। देखें, अब अगर आप थोड़ा सा सोचें तो क्या हमेशा उसकी स्पीड 40 रहती है? कभी 40 से स्पीड कम हो जाती है, कभी 40 से स्पीड बढ़ जाती है, कभी 40 हो जाती है। तो उसने 40 का वर्ड क्यों यूज़ किया? बेसिकली उसने 40 का वर्ड इसलिए यूज़ किया कि ये 40 वो स्पीड है जो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या करता है? अटेन करता है। चलें इसको भी देखते हैं एक और एग्जांपल की मदद से। इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं कि मोबाइल फ़ोन बाज़ार से जब ख़रीदा जाता है तो आप शॉपकीपर से पूछते हैं कि इसकी वारंटी गारंटी लाइफ कितनी है? वो कहता है 1 साल। अब आप सोचेंगे कि हर मोबाइल फ़ोन तो 1 साल नहीं चलता। कोई 1 साल से ज़्यादा अरसे तक चलता है, कोई 1 साल से कम अरसे तक चलता है, कोई 1 साल तक जो है ना पूरे 1 साल तक चलता है। अब इसमें मैं पहले भी मैंने शायद ये चीज़ बताई थी। अब आप कहेंगे कि मेरे पास तो मोबाइल फ़ोन कई सालों से चल रहा है। जो मोबाइल फ़ोन की वारंटी होती है ना, उसमें मोबाइल फ़ोन की हर चीज़ शामिल होती है। मीन के उसका जो है चार्जर की भी वारंटी होती है, टच पैनल की वारंटी होती है, सॉफ्टवेयर्स की होती है, हर चीज़ की वारंटी उसमें शामिल होती है। तो आप देखिएगा, ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि मोबाइल फ़ोन की इन चीज़ों में से कोई एक चीज़ जो है 1 साल के अंदर अंदर ज़रूर वीक हो जाती है, ज़रूर उसकी वर्किंग जो है वो उसमें कमी आती है। ठीक है जी, तो 1 साल जो है वारंटी से मुराद कि वो उसने एक ऐसी वैल्यू बता दी जो मैक्सिमम मोबाइल फ़ोन जो है उस वैल्यू को जो है ना अटेन करते हैं। ये मोबाइल फ़ोन की एक एग्जांपल मैंने दे दी। इसी तरह एक बच्चा जो है वो
दुनिया में आता है, फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान में एक बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते क्या दिए जाते हैं कि इसकी लाइफ जो है, इसकी एज जो है वो एवरेज एज जो है, वहाँ एवरेज का वर्ड यूज़ होता है, हम एवरेज को ज़रा बाद में समझते हैं कि इसकी एज कितनी है, 60 साल। अब आप सोचेंगे कि ये तो अभी पैदा हुआ है, दुनिया में आया है, तो कैसे इसको यानी कि पैदा होते ही कह दिया जी इसकी एज क्या है, 60 साल है। अब वैसे पाकिस्तान में 60 साल से भी कम एवरेज एज हो गई है, ठीक है। तो मैं वैसे एवरेज एज 60 साल का वर्ड आपको समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो अब कुछ तो 60 साल से ज़्यादा ज़िंदा रहते हैं, कुछ 60 साल से कम ज़िंदा रहते हैं। लेकिन अब देखें मैक्सिमम पीपल जो है 60 साल की एज के राउंड अबाउट क्या होते हैं, उनकी डेथ होती है, ठीक है। तो इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल उस एज को अटेन करते हैं, तो उस सिंगल वैल्यू की मदद से सारे लोगों की एज को क्या कर दिया गया है, रिप्रेजेंट कर दिया गया है। यही सिंगल वैल्यू जो है, इसी सिंगल वैल्यू का नाम लोकेशन है, इसी सिंगल वैल्यू का नाम लोकेशन है। A single value which is used to represent the whole set of data is called as location। और मैयर्स ऑफ लोकेशन का क्या मतलब है, वो मेथड्स, वो टेक्निक्स जिनकी मदद से हम उसे मैयर करते हैं, वो मैयर्स ऑफ लोकेशन है। वो मेथड्स, वो टेक्निक जिनकी मदद से हम लोकेशन को मैयर करते हैं, उन मेथड्स, उन टेक्निक्स को हम मैयर्स ऑफ लोकेशन बोलते हैं। अब इसका दूसरा नाम है मैयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है दरमियानी रुझान की पैमाइश। अब दरमियानी रुझान की पैमाइश इसको समझते हैं। अब वो जो सिंगल वैल्यू होती है ना, मैंने जैसे मोटरसाइकिल की एग्जांपल दी कि स्पीड पे वो जो है स्टूडेंट जो है मोटरसाइकिल जो है ड्राइव करके कॉलेज आता है, मोटरसाइकिल चला के जिस स्पीड पे वो कॉलेज आता है, तो उसने 40 बताई, तो कभी स्पीड 40 से ज़्यादा रहती है, कभी 40 से कम रहती है, उसने वो दरमियानी सी स्पीड बताई है। क्योंकि वो जो सिंगल वैल्यू होती है, अगर आप पूरा मुख्तलिफ डाटा एक मोबाइल फ़ोन का ले लें, या आप जो है ना कोई भी मैंने जो आपको एग्जांपल दी है उन एग्जांपल से रेलिवेंट कोई भी डाटा ले ले मुख्तलिफ चीज़ों का, एक से ज़्यादा चीज़ों का, तो आप देखिएगा वो जो सिंगल वैल्यू, वो जो वैल्यू है, वो जिसको हमने लोकेशन बोला है, वो वैल्यू या तो दरमियान में होती है या उसका रुझान दरमियान की तरफ होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं ये दरमियानी रुझान की पैमाइश भी है। बिकॉज दिस सिंगल वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली टेंड्स टू लाई इन द सेंटर ऑफ डाटा, सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज मैयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और इसी का नाम मैयर्स ऑफ एवरेज है, इसी का नाम औसत की पैमाइश है, ठीक है जी। ये था मैयर्स ऑफ लोकेशन या मैयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मैयर्स ऑफ एवरेज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। आप मज़ीद इसको अगर देखना चाहते हैं तो किताबों में पढ़ लें, मुख्तलिफ़ किताबों में आपको इसके बारे में बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा। लेकिन जो उसके बारे में ब्रीफली जो मैं आपको बता सकता था इसके इंट्रोडक्शन में, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है जी। उसके बाद है जी टाइप्स ऑफ एवरेज, टाइप्स ऑफ मैयर ऑफ लोकेशन, टाइप्स ऑफ मैयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो हमने जो टाइप्स हैं इसमें यहाँ तकरीबन मोस्टली टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। जो पहली टाइप है वो है अर्थमेटिक मीन, दूसरी है मीडियन, तीसरी है मॉड, और फिर है क्वांटाइल्स हैं, इनको हम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं, फिर ज्योमेट्रिक मीन है, फिर हार्मोनिक मीन है। ये जो फोर्थ टाइप है क्वांटाइल्स, इसके अंदर फिर आगे इसकी सब टाइप्स आ जाती हैं, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स या परसेंटाइल्स, कुछ भी आ जाता है, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट जो हमारा काम है वो हमने देखना है कि ये ऊपर हमने 6 टाइप्स लिखी हैं। अब हर टाइप, इनमें से आप चौथी टाइप को छोड़ दें, बाकी 5 टाइप्स की हमको डिस्कस करते हैं। चौथी टाइप बेसिकली ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से है, ये मीडियन का ही सब पार्ट है। बेसिकली असल में मीडियन है, मीडियन के जो है ना सब पार्ट क्वांटाइल्स आ जाते हैं, या कह लें कि क्वांटाइल्स का हिस्सा मीडियन भी है, ठीक है। तो हम मीडियन को डिस्कस कर लेते हैं कि मीडियन, बाकी क्वांटाइल्स जो है ना ऑटोमेटिकली डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है। क्राइटेरिया या प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ गुड एवरेज। देखिए हर डाटे के लिए हर एवरेज सूटेबल नहीं है। अगर हर डाटे के लिए हर एवरेज की टाइप सूटेबल होती तो हमें इतनी टाइप्स लिखने की ज़रूरत क्या थी, वही एक टाइप यूज़ कर लेते जो सबके लिए सूटेबल है। तो हमने देखना है कि कौन सी एवरेज की टाइप कौन से डाटे के लिए सूटेबल है, इसका एक क्राइटेरिया है, इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। उन प्रॉपर्टीज़ में से पहली प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो एवरेज की टाइप जो है, इन पाँचों इन 5 टाइप में से, मैंने छठी को कहा, चौथी को आप फिलहाल छोड़ें, इन 5 टाइप में से कौन सी एवरेज जो है वो सूटेबल है, कौन सी एवरेज जो है गुड है। उसका जो पहला क्राइटेरिया है वो है कि वो एवरेज गुड होगी जो मैथमेटिकली डिफाइन होगी, जो रिजल्टली डिफाइन होगी,
जो मैथमेटिकल फार्मूले की मदद से डिफाइन जिसे किया जाएगा। ठीक है, ए गुड एवरेज शुड पोजेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। नंबर 1, इट शुड बी वेल डिफाइंड बाय मैथमेटिकल फार्मूला। ये तो बड़ा डिटेल से लिखा हुआ ना, इट शुड बी मैथमेटिकली डिफाइंड। ठीक है, वेल डिफाइंड वगैरह का वर्ड छोड़ देते हैं, इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड। ठीक है। दूसरा, वो टाइप अच्छी टाइप होगी एवरेज की जो क्या करेगी, जिसको कैलकुलेट करना आसान होगा, जिसको समझना आसान होगा। तीसरा, वो एवरेज की टाइप अच्छी होगी जो सारी ऑब्जर्वेशंस पे बेस करेगी। मीन के डाटे के अंदर अगर 100 ऑब्जर्वेशन है तो 100 की 100 यूज़ करेगी। कुछ हम एवरेज की टाइप्स ऐसी पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि उसमें अगर 100 ऑब्जर्वेशन है तो हमने 100 यूज़ नहीं की, कुछ यूज़ की हैं, बाकियों को छोड़ दिया है। वो टाइप जो डाटे की है, वो टाइप जो एवरेज की है, वो इस सेंस में अच्छी टाइप नहीं है। लेकिन वो टाइप जो सारी ऑब्जर्वेशंस को यूज़ करेगी, वो एवरेज की टाइप जो है वो गुड होगी इस सेंस में। नंबर 4, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इट शुड बी कैपेबल ऑफ अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, यानी कि उसे अलजेब्रिकली मैथमेटिकली मैनिपुलेट किया जा सके। मैं अभी जब न्यूमेरिकल आपको करवाऊंगा तो तब समझाऊंगा कि अलजेब्रिक मैनिपुलेशन से क्या मुराद है। बेसिकली हम उसके ऊपर मैथमेटिक्स के ऑपरेशन अप्लाई कर सके, मैथमेटिक्स के बेसिक ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की मदद से भी हम उसको जो है ना जस्टिफाई कर सके। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी 5वां, इट शुड नॉट बी मच अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी। अब ये सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी क्या होती है, चलें इसको देखते हैं। हम एवरेज की एक टाइप यूज़ कर रहे हैं, टाइप ए। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल हम टाइप ए यूज़ कर रहे हैं। हमने डाटा लिया है, हमने जो सैंपल लिया है, एक सैंपल हम फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट की एज को जो है ना वो चेक करना चाहते हैं। हमने पहले सैंपल लिया कॉलेज एक्स से, उससे फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट की एज की आई 16.1 ईयर्स। ठीक है। फिर हमने कॉलेज सैंपल लिया कॉलेज वाई से, उससे हमने यही टाइप यूज़ की, एवरेज आई 16.0 ईयर्स। ठीक है, ये कॉलेज वाई से। फिर हमने यही टाइप यूज़ की और कॉलेज जेड से डाटा लिया और इससे आंसर आया 16.5 ईयर्स। ठीक है। अब देखें, हमने कॉलेज एक्स वाई जी से डाटा लिया है, टाइप ए यूज़ कर रहे हैं एवरेज की, हर दफ़ा आंसर अप्रॉक्सीमेटली सेम आ रहा है। तो ये टाइप जिसमें हम सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी तो कर रहे हैं, हमारा सैंपल तो वेरी कर रहा है लेकिन हमारा आंसर वेरी नहीं कर रहा। ठीक है, तो दैट्स मीन ये टाइप जो है ये गुड टाइप है एवरेज की, ये एक अच्छी टाइप है क्योंकि इसमें सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी से इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और लास्ट वन जो है, लास्ट वन पॉइंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितनी भी आपकी जो है एनालिसिस जो है इस पे मोस्टली बेस करते हैं कि एकदम डाटे में बाद का हम डाटा ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम डाटा ले रहे हैं जी स्टूडेंट्स का, एक इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले, तो वो डाटा आ रहा है, वो हमारा हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूट है, तो डाटा आ रहा है 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल, एकदम 50 साल आ गया कि 50 साल का स्टूडेंट। वो जो 50 साल का स्टूडेंट है वो एक आउटलायर है। ठीक है, वो एक आउटलायर है। ये जो आउटलायर होता है ये एवरेज को क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। एवरेज का काम क्या होता है कि एवरेज ने एक ऐसी वैल्यू प्रोवाइड करनी है जिसका रुझान डाटे के सेंटर की तरफ हो या वो डाटे के सेंटर में हो। एवरेज ने एक ऐसी वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, लेकिन जब डाटे में एकदम कोई वैल्यू बहुत बड़ी या बहुत छोटी आ जाती है तो वो जो उसका रुझान जो है ना चेंज हो जाता है, वो बड़ी वैल्यू की तरफ चला जाता है या छोटी वैल्यू की तरफ। कुछ है, कुछ टाइप्स में, सारी टाइप्स में नहीं, कुछ टाइप्स में, कुछ एवरेज की टाइप्स ऐसी हैं कि जो एकदम डाटे में बहुत बड़ी वैल्यू आ जाने से या बहुत छोटी वैल्यू आ जाने से डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो एवरेज की टाइप इस सेंस में जो है गुड नहीं है। इस सेंस में कौन सी गुड होगी कि डाटे में एकदम एक्सट्रीम वैल्यू आ जाने से उस पर फ़र्क ना पड़े, यानी कि मीन के वो अपनी डेफिनेशन को फुलफिल करे। तो वो जो है, जो छठा पॉइंट है हमारा क्या है, इट शुड नॉट बी मच अफेक्टेड, इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मीन एबनॉर्मली लार्ज और स्मॉल वैल्यूज आर ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं एवरेज की फर्स्ट टाइप जो है एवरेज की, जो हमने ऊपर लिखी हैं, देखें उसमें से फर्स्ट टाइप है वो अर्थमेटिक मीन है। तो अर्थमेटिक मीन पढ़ने लगे हैं, देखते हैं जी अर्थमेटिक मीन को। अर्थमेटिक मीन क्या है, जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को जमा करने के बाद, फॉर एग्जांपल हम उन वैल्यूज़ को कहते हैं ये एक्स है, उन सारी एक्स वैल्यूज़ को जमा करने के बाद अगर हम
नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर दें, ये n या कैपिटल N भी आ सकता है, नीचे डिनोमिनेटर में n या कैपिटल N भी आ सकता है, क्या फ़र्क है अभी थोड़ी देर बाद देखते हैं। अगर सारी ऑब्जर्वेशंस को जमा करने के बाद नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाता है अर्थमेटिक मीन। यही इसकी डेफिनेशन है, यही इसका फार्मूला है। दैट्स मीन ये अपनी पहला जो क्राइटेरिया था उसको फुलफिल करता है। इट शुड बी वेल डिफाइंड बाय मैथमेटिकल फार्मूला। तो देखें मैंने आपके सामने फार्मूला लिखा है, इसकी डेफिनेशन भी यही है। The arithmetic mean is defined as a value which is obtained by dividing the sum of values by their numbers। यही इसका फार्मूला है, यही इसकी डेफिनेशन है कि हम सम ऑफ वैल्यूज़ को जब नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देते हैं, ये स्मॉल n भी आ जाता है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, अर्थमेटिक मीन। अगर हम ये फार्मूला यूज़ करें तो इसको म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू एक ग्रीक लेटर है, म्यू ये अल्फ़ा बीटा गैमा की फैमिली से है। अगर हम ये फार्मूला डिनोमिनेटर में स्मॉल n लिखें तो एक्स बार से डिनोट करते हैं। अब क्या फ़र्क है कि अगर हमने पूरी पॉपुलेशन यानी कि जितना भी डाटा है जो जिसको हम जो है ना क्या कह रहे हैं कि ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, मीन के हम जो है अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ले रहे हैं किसी एक ख़ास सिटी में, तो उस सिटी के अंदर जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, अगर हम उन फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की एजिस का मीन निकालना चाहते हैं तो दैट्स मीन हम पूरी पॉपुलेशन ले रहे हैं। अगर हमने पूरी पॉपुलेशन का मीन निकालना है तो उसको म्यू से डिनोट करते हैं। देखें इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू फॉर पॉपुलेशन डाटा। अगर हमने उसमें से कोई सैंपल लेके मीन निकालना है, मीन के एक दो कॉलेज लेके हमने वहाँ से डाटा लेके जस्ट उन स्टूडेंट्स की एजिस का मीन निकालना है, तो इसको हम कहेंगे सैंपल मीन। और सैंपल मीन जो है इसको डिनोट करते हैं हम एक्स बार से। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है म्यू इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर कैपिटल एन। एन चाहे स्मॉल हो एन चाहे कैपिटल हो, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को डिनोट करता है। एन अगर स्मॉल है वो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को डिनोट करेगा, एन अगर कैपिटल है तो वो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को डिनोट करेगा। फ़र्क क्या है, कैपिटल एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन दी पॉपुलेशन, यानी कि एक पॉपुलेशन के अंदर जितनी भी ऑब्जर्वेशन है कैपिटल एन उसको डिनोट करता है, मीन ये साइज ऑफ पॉपुलेशन है। और स्मॉल एन जो है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन सैंपल, सैंपल के अंदर जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपका स्मॉल एन है। फॉर एग्जांपल एक सिटी के अंदर टोटल जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो हैं 10,000, तो कैपिटल एन 10,000 है। आप उसमें से सैंपल लेते हैं 50 स्टूडेंट्स का, तो स्मॉल एन 50 है। ठीक है जी, तो ये फ़र्क है कैपिटल एन और स्मॉल एन में। अब हम एक न्यूमेरिकल की मदद से मीन को जो है करते हैं। ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑफ स्टूडेंट्स हाइट। ये स्टूडेंट्स हाइट है, हमने स्टूडेंट्स की हाइट का मीन निकालना है। मीन का फार्मूला क्या है, एक्स बार समेशन एक्स ओवर एन। अब एक्स बार हम सबको जमा कर लेंगे, 87 प्लस 91 प्लस 89 प्लस 88 प्लस 89 प्लस 91, हम सो ऑन करके भी लिख सकते हैं, प्लस 87 प्लस 92 प्लस 90 प्लस 98। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है। कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया। अब हमने इन सबको ऐड कर लेना है कैलकुलेटर लेके, ये आंसर आ जाएगा 902 डिवाइडेड बाई 10। जब 902 को जब डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 90.2। ये कौन सा डाटा था, ये डाटा था फाइंड द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑफ स्टूडेंट्स हाइट। और हाइट किस में है, किस यूनिट में है, सेंटीमीटर, तो इसके साथ हम यूनिट लाजमी लिखेंगे। अगर हम यूनिट नहीं लिखेंगे, हम कहेंगे कि ये हाइट का मीन है, तो फिर जो है जो देखने वाला है उसको समझ नहीं आएगी कि हाइट का मीन है, पता नहीं हाइट इंचज़ में है, इंचज़ में तो इतनी हाइट होती नहीं। हाइट फीट में है, फीट हैं उनमें भी इतनी हाइट नहीं होती। ठीक है, तो ये हाइट किस में है, तो जब हम यूनिट साथ लिख देंगे कि 90.2 सेंटीमीटर है, उसे इजीली समझ आ जाएगी ये सेंटीमीटर्स में है, तो दैट्स मीन इतनी बड़ी वैल्यू आ सकती है। एक तो इसका मेथड ये है। दूसरा मेथड इसका और करके आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं कि आप क्या करें, एक्स मीन के हाइट को आपने डिनोट कर लिया एक्स से, ऊपर भी आपने एक्स से डिनोट किया है, समेशन एक्स, एक्स मीन हाइट, हाइट का सम। ठीक है, तो इसके लिए आप बना लें एक चीज अपना कॉलम, उसमें सारी वैल्यूज़ लिखते हैं 87 91 89
88, 89, 91, 87, 92, 90 और 98। ठीक है जी। इन सारी वैल्यूज़ को लिखने के बाद हम इसका मीन निकालेंगे। मीन का फार्मूला क्या है जी? एक्स बार समेशन एक्स ओवर एन। सबसे पहले हम इसका करेंगे सम, समेशन एक्स सम करेंगे, कैलकुलेटर लेके सम करेंगे। सम वही आएगा 902, ये हम पुट करेंगे 902 डिवाइडेड बाई 10। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो 90.2 सेंटीमीटर्स इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो आप जिस मर्जी मेथड से कर लें, आप इसको कॉलम की शक्ल में लिख के यानी मीन टेबल की शक्ल में लिख के कर लें, या आप डायरेक्ट अगर आपके पास थोड़ी वैल्यूज़ हैं तो डायरेक्ट जिस तरह मैंने ऊपर किया है फार्मूला अप्लाई करें और उसमें कर लें। ये आपकी मर्ज़ी है, आपने जिस तरह मर्जी मीन निकालना है। ये जो अर्थमेटिक मीन था ये था बेसिकली अनग्रुप डाटे के लिए। मीन के इसमें हमने रॉ डाटा लिया है, जिस तरह हमें डाटा मिला है हमने उसी तरह डाटा ले लिया, उसके आगे कोई डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह नहीं बनाई। लेकिन अगर हमारे पास डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल में आ जाए तो उसका मीन कैसे निकालते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वो करेंगे। ये बेसिकली जो आपका था ये अर्थमेटिक मीन था। अर्थमेटिक मीन जो हम पढ़ रहे थे ये बेसिकली था फॉर अनग्रुप डाटा, फॉर रॉ डाटा, इसको ये भी कहते हैं। ठीक है जी। जो डेफिनेशन होती है ना, याद रखिएगा, डेफिनेशन में जो है ना अनग्रुप ग्रुप का कोई तल्लक नहीं होता। बेसिकली जब ग्रुप्स बन जाते हैं तो जस्ट वहाँ फिर हमने उन फार्मूलों को, बेसिक फार्मूला यही है सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज़, इसी फार्मूले को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करके उस ग्रुप डाटे के लिए बना लिया हुआ है। जो बेसिक डेफिनेशन है हमने उसी को लेना है। बेसिक डेफिनेशन क्या है? सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज़। जितने भी सॉफ्टवेयर आपको मिलेंगे किसी में ग्रुप डाटा नहीं है, किसी में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वो सारे के सारे चाहे उसके अंदर हज़ारों लाखों वैल्यूज़ भी हों तो वो बेसिक डेफिनेशन को ही यूज़ किया जाता है, सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज़। बेसिकली ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट या ग्रुप डाटा का कॉन्सेप्ट उस वक्त था जब कैलकुलेटर्स नहीं थे। अगर कैलकुलेटर थे भी तो इतने एडवांस नहीं थे जितना आज का कैलकुलेटर या जितनी आज की मशीन, जितना आज का कंप्यूटर है। तो लिहाजा वहाँ फिर हमें कुछ शॉर्टकट टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती थी जिसके लिए हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह बना लेते थे। तो ये था जी आज का लेक्चर जिसमें हमने मेजर्स ऑफ लोकेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा है। फिर उसके बाद हमने जो है टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ एवरेज पढ़ी हैं। पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, फिर टाइप्स हैं, फिर क्राइटेरिया पढ़ा है, फिर अर्थमेटिक मीन हमने पहली टाइप जो है डिस्कस की है और उसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझा है। तो जब भी अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको ये सिंपल डाटा दिया होगा किसी फ्रीक्वेंसी वगैरह के बगैर, तो आप यही रूल यूज़, यही टेक्निक यूज़ करेंगे और उससे आप अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे। ये था जी आज का लेक्चर। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम मीन को कैलकुलेट, अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए मुख्तलिफ और टेक्निक्स भी पढ़ेंगे। आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू जी।